यूट्यूब चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत है। मैं शैलेश कुमार समाजशास्त्र का दूसरा लेक्चर क्लास 12 के लिए आपके बीच। और जैसा कि हम लोगों ने सिलेबस की शुरुआत कर दी थी और सिलेबस में पूरा डिटेल हमने आपको बता दिया था कि कौन कौन से चैप्टर आने हैं जो आपके सिलेबस में 30% को हटा करके 70% को सिलेबस आना है। और उनमें से जो आपका पहला यूनिट है भारतीय समाज, और इस चैप्टर का हमने शुरुआत कर दिया था, लगभग थोड़ा सा शुरुआत किया था, वो भी कुछ खास नहीं बताया था। आज हम उसको पूरी तरीके से आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये क्लास 12 का जो पहला यूनिट का जो पहला चैप्टर है समाजशास्त्र का, भारतीय समाज का परिचय। तो देखिए छात्रों, आज हम लोग ये जानेंगे कि भारतीय समाज, तो हमारा भारत का जो समाज है ना, हमारे भारत के समाज में अंग्रेजों के आने से पहले हमारा भारत का समाज कैसा था और आज का समाज कैसा है। क्या अंग्रेजों के आने के बाद से यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। मैं शैलेश कुमार, समाजशास्त्र क्लास 12 के लिए आज दूसरा लेक्चर आप सभी के बीच। और समाजशास्त्र का सिलेबस हमने आपके बीच रखा था, आपको डिटेल्स बताया था कि समाजशास्त्र के कितने जो है कौन कौन से यूनिट आपके सिलेबस में आने हैं। 70% सिलेबस जो इस बार आने हैं वो मैंने आपको बता दिया था। आज दूसरे लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि उस सिलेबस में जो आपका पहला चैप्टर है भारतीय समाज, और पहला यूनिट था भारतीय समाज, और उसमें से पहला चैप्टर जो आपका है भारतीय समाज का परिचय, जो आपके बीच यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा। मैं इसके बारे में डिटेल आपको बताने जा रहा हूँ। भारतीय समाज क्या है? भारतीय समाज, भारतीय समाज की बात करेंगे हम तो पहले भारतीय समाज जो है कैसा था, अंग्रेज़ों के आने से पहले हमारा भारत का समाज कैसा था, और अंग्रेज़ों के आ जाने के बाद भारत का समाज कैसा हुआ, और आज का भारत का समाज कैसा है। हमें इसमें भारत के समाज के बारे में हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। आइए समझते हैं कि भारत समाज इस समय और पहले क्या था। तो जैसा कि छात्रों आप सभी जानते हो, 11वीं क्लास में पढ़ चुके होंगे कि भारत का समाज पहले कैसा था। तो मैं अभी उतना आप लोग नहीं जाने होंगे, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। भारत का समाज जो है अंग्रेज़ों के आने से पहले 4 वर्गों में बटा हुआ था। भारत का समाज, हमारे भारत के समाज में कई समुदाय हैं और कई धर्म हैं, समुदाय हैं, कई जातियां हैं, अलग अलग लोग बटे हुए हैं। तो अंग्रेज़ों के आने से पहले जो है हमारे भारत देश में लगभग सभी चीज़ें ठीक थी, लेकिन जो है धर्म और समुदाय को लेकर के जो है हमारा समाज बटा हुआ था, कई समुदायों में बटा हुआ था। जैसे धर्म की बात करें तो ये 4 वर्गों में जो है समाज हमारा था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्गों में था। एक मत नहीं था, कुछ विभिन्नताएं थी समाज में, विभिन्नताएं थी धर्म को लेकर के, जात को लेकर के, समुदाय को लेकर के। इस तरीके से जो है बटा हुआ था समाज हमारा। लेकिन फिर भी कुछ हद तक एकता थी, लेकिन उतनी एकता नहीं थी जितना जो है अंग्रेज़ों के आने से हुई। यहाँ पर एक समय, अब भारत का जो समाज जो हम लोग परिचय पढ़ने जा रहे हैं, वो इसमें ये आपके चैप्टर में बताया गया है कि भारतीय समाज उपनिवेशवाद के बाद या औपनिवेशिक दौर के बाद जो है हमारा भारत का समाज कैसा रहा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उपनिवेशवाद है क्या या फिर औपनिवेशिक दौर है क्या। तो उपनिवेशवाद का मतलब ये समझिए सीधा सीधा कि हमारे देश में जो अंग्रेज आए थे, तो एक तरीके से देखा जाए यहाँ पे एक शाब्दिक अर्थ देख लीजिए कि उपनिवेशवाद का मतलब किसी शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र को नियंत्रित करना। तो हमारे यहाँ, हमारा देश भी एक कहते हैं ना, अपने देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था पहले। तो वाकई में था, हमारा देश सोने की चिड़िया था। ये जो अंग्रेज आए तो हमारे देश में इनके आने से क्या प्रभाव पड़ा,
हमारे देश का समाज कैसे बढ़ गया, कैसे जो है अलग अलग कैसे क्या हुआ, ये देखते हैं। तो हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसको हम देखते हैं। तो भारतीय समाज के परिचय में आपका जो टॉपिक है, ये देखिए, इस टॉपिक में ये बताया गया है कि क्या कि अंग्रेजों के बाद यानी औपनिवेश या उपनिवेशवाद के बाद जो है हमारे भारत का समाज कैसा था। तो इस दौर में देखा जाए कि जब अंग्रेज आए या औपनिवेशवाद आया तो लोगों में एक विशिष्ट चेतना का जन्म हुआ। लोग जागरूक हुए कि इससे जो है हमारे समाज को नुकसान हो रहा है और ये हमारे ऊपर शासन करना चाहते हैं। उसके बाद देखिए, औपनिवेशिक शासन से पहली बार मतलब जब ये हमारे देश में आए तो लोगों में उतनी एकजुटता नहीं थी। मैंने आपको बताया कि हमारा भारत का समाज जो है कई धर्म और जातियों में बटा हुआ था। लोग भेदभाव, जात को लेकर के भेदभाव, धर्म को लेकर के भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव, छुआछूत का भेदभाव, इस तरीके से समाज में बहुत ही मतलब एकजुटता नहीं थी, अलगाव था। उतनी एकजुटता नहीं थी जितना अंग्रेजों के आने के बाद हुई। तो अंग्रेजों ने जब अपना शासन शुरू कर दिया, तो इस शासन के अत्याचार से लोगों पर इतना अत्याचार हुआ, इसके अत्याचार से लोग, भारत के लोग त्रस्त हो गए, दुखी हो गए और लोगों को लगा कि हम लोगों के ऊपर ये अंग्रेज जो है कैसा जो है अत्याचार कर रहे हैं। और इस अत्याचार से जो है भारत के लोग त्रस्त हो गए और लोगों को समझ में आने लगा, खास करके मध्यम वर्गीय परिवार के लोग, है ना, और निचले स्तर के लोग। तो जब इनका शोषण होने लगा तब इन लोगों को लगा कि नहीं, हमारे देश में जो है ये अंग्रेज, हम लोग अपने ही देश के होकर के हम लोगों को आज़ादी नहीं, हम लोगों के देश में इतनी पाबंदियाँ, ये दूसरे देश से आकर के हमारे ऊपर इतना जो है अत्याचार। तो ये देखा गया तो अपने भारत के समाज में तब लोगों के बीच एकजुटता जगने लगी। लोग जागरूक हुए कि नहीं, ये तो गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब लोगों के अंदर जो है एक विशेष स्पेशल जो है जागरूकता की जो है भावना हुई। तब उन लोगों के बीच में एक जागरूकता की भावना का जन्म हुआ। उसके बाद देखा जाए तब इस शासन ने इतना लोगों को त्रस्त कर दिया कि पहली बार भारत के लोगों में एकजुटता देखने को मिली। लोग एकजुट हुए। नहीं, पहले क्या था समाज में, वही छुआछूत, जात धर्म भेदभाव, शोषण करना, मतलब ऊंची जातियों का नीची जाति के साथ शोषण करना, तमाम प्रकार की जो है आलोचनाएं इसमें चल रही थी और तो कई प्रकार के भेदभाव चल रहे थे। तो उतनी एकता नहीं थी जितनी आज की डेट में अब जो यूनिटी बनी है, थोड़ी कम, पहले की अपेक्षा थोड़ी कम हो गई है। ख़त्म नहीं हुआ है लेकिन हाँ, पहले की अपेक्षा थोड़ा कम हो गया है। तो ये आपको उस टाइम देखने को मिला, जितनी पहले भेदभाव था समाज में, जो भेदभाव चल रहा था छुआछूत को लेकर के, धर्म जात को लेकर के, वो अब आज की डेट में जो है कुछ कम हुआ है। लेकिन उस टाइम भी अब हम ये देखेंगे कि उपनिवेशवाद के आ जाने के बाद वहाँ पर क्या प्रभाव पड़ा। तो वहाँ पर ये हुआ कि लोग जागरूक हुए। उसके बाद जो है भारत के लोग जो है पूरे एकजुट हो गए। अब सभी लोग जब एकजुट हो गए तो देखिए यहाँ पर और क्या प्रभाव पड़ा, इससे और क्या प्रभाव पड़ा। इससे उपनिवेशवाद के आ जाने से इस दौर ने, इसके शासन ने पूंजीवाद, आर्थिक परिवर्तन, आधुनिकीकरण से भारत को परिचय कराया। भारत में ये जो डिजिटल सिस्टम चल रहा, अब तो आज की डेट में जो है फेसबुक, व्हाट्सएप और ये सब चीज़ें देख रहे हैं। पहले के दौर में ऐसा नहीं था। ट्रेन चल रही, पहले क्या भारत में ट्रेन चल रहे थे क्या? अंग्रेजों के आने से पहले हमारे भारत में ट्रेन चलती थी क्या? नहीं, वही बैलगाड़ी में चलते थे, वही घोड़ा गाड़ी में चलते थे और पैदल चलते थे, साइकिल वगैरह चलती थी, बस यही तो चलता था। मगर जो है ट्रेन नहीं था। तो ट्रेन का आविष्कार किसने किया? अंग्रेजों ने किया। तो ट्रेन से लोग चलने लगे। व्यापार के लिए पहले नाव वगैरह इस्तेमाल करते थे, नाव से पहले नाव भी नहीं थी तो नाव वगैरह इस्तेमाल होने लगा। एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से हम लोग जाने के लिए जो है गाड़ियों का प्रबंध नहीं था, गाड़ी नहीं थी, घोड़ा गाड़ी इस्तेमाल करते थे, घोड़े का इस्तेमाल करते थे, बैल का इस्तेमाल करते थे, गधा लेके जाते थे। लेकिन
अब इनके आ जाने से क्या हुआ कि ये आधुनिकीकरण, ये भारत जो है अपना देश या भारत के समाज के लोग जो है आधुनिकीकरण को जो है ये नहीं जान रहे थे। तो इनके आ जाने से भारत को आधुनिकीकरण से ज्ञान हुआ। लोग जो है डिजिटल सिस्टम को जाने, ये डिजिटलाइजेशन क्या है, आधुनिकीकरण क्या है, ये भारत के समाज के लोगों ने जाना ये आधुनिकीकरण क्या है। उस समय भी आप सोचिए, आज के समय में तो हम लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और तमाम प्रकार के ये जो ऐप्स इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर जो है मेट्रो, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो ट्रेन तो चल ही रही है, ट्रेन तो उन लोग कर ही रहे हैं। तो पहले ट्रेन भी नहीं थी, बस भी उतना नहीं था, बस भी नहीं था, और सिर्फ पैदल चलते थे, घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करते थे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं था, बहुत ज़्यादा साइकिल। लेकिन अंग्रेजों ने किसका आबाद आने के बाद देखिए किसका आविष्कार किया, और यहाँ पर भारत में ले आए, रेलवे लाइन बिछी, ट्रेन की व्यवस्था हुई, व्यापार में सुगमता हुई, और व्यापार में आधुनिकीकरण से बहुत प्रभाव पड़ा। भारतीय समाज के लोगों ने जाना कि ये ट्रेन क्या है, ट्रेन से हम एक दूसरे जगह पर जो है आसानी से जा सकते हैं, समय की बचत हुई। तो यहाँ पर समाज के लोगों ने काफ़ी विस्तृत रूप से इसको जाना। अब देखिए औपनिवेशिक शासन से और क्या भारत समाज पर प्रभाव पड़ा, तो औपनिवेशिक शासन से आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, और ये देखिए आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और प्रशासनिक एकीकरण की भारी कीमत चुकानी पड़ी। अब वो आए तो आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, अब इन सभी के एकजुट हो जाने से इससे बहुत सी भारी कीमत चुकानी पड़ी। अब दूसरा क्या, उपनिवेशवाद ने ही अपने शत्रु राष्ट्रवाद को जन्म दिया। अब जाहिर सी बात है कि एक देश, एक शक्तिशाली देश, उपनिवेशवाद का मतलब ये है कि एक शक्तिशाली देश किसी दूसरे राष्ट्र को जो है क्या करना, दबाना, उसको कंट्रोल करना। और इन्होंने क्या किया, अब एक इंग्लैंड देश, चाहे इंग्लैंड देश जो है हमारे जब देश पर इन्होंने कब्जा किया, हमारे देश पर शासन करना चालू किया, तो अब एक देश का देख करके दूसरा देश भी लालच में आया कि चलो भाई भारत भाई सोने की चिड़िया कही जा रही है, वाकई में यहाँ पे मसालों का पैदावार, व्यापार, तमाम प्रकार से यहाँ पर अपने यहाँ बहुत सी चीज़ें थीं, तो क्यों नहीं दूसरा देश यहाँ पर फ़ायदा उठाना चाहेगा। तो इस तरीके से ये देखा गया कि इंग्लैंड वाले बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं यहाँ पर, तो इन्होंने ही राष्ट्रवाद को भी जन्म दिया। अब अपने देश के लोग एकजुट हुए और ये सभी को लगा, भारतीय समाज को या भारत में रहने वाले लोगों को लगा कि हाँ हमारे समाज पर वाकई में अत्याचार हो रहा, पूरे भारत देश पर अत्याचार हो रहा है, इन लोग कब्जा कर रहे हैं, और हर तरीके से जो है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से, कुल मिलाकर के जो है एकीकरण जो है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर उपनिवेशवाद ने ही अपने शत्रु राष्ट्रवाद को जन्म दिया। वाकई में अब पूरे राष्ट्र के लोग एक हो गए कि नहीं, अब ये बाहरी देश के लोग आकर के हमारे देश में राज कर रहे हैं, इनको हमारे देश से बाहर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने पूरे व्यापार पे कब्जा कर लिया, प्रशासन पे कब्जा कर लिया। भारत के लोग वाकई में अपने ही देश में, जब कोई भाई अपने ही घर में गुलाम हो जाएगा तो विरोध तो करेगा ही, भाई सब कुछ हमारा, तुम आकर के हमारे देश पे राज करो। तो अपने देश के लोग एकजुट हुए, सभी धर्मों के लोग एकजुट हुए, और जब एकजुट हुए तो अपने देश से अंग्रेजों को भगाने का फैसला लिया। तो पूरे राष्ट्र के लोग जब एकजुट हुए तो ये देखा गया कि अब एक तरीके से दुश्मनी मोल ली, उपनिवेशवाद ने दुश्मनी मोल ली। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारे भारत में राष्ट्रवाद का भी जन्म हुआ, है ना। और उपनिवेशवाद ने समुदाय के विभिन्न भागों को एकजुट कर दिया। भाई हमारे समुदाय, भाई अलग अलग समुदाय हैं हमारे भारत में ही, देख लीजिए भारतीय समाज में ही जो है अलग अलग समुदाय हैं। तो इनके आ जाने से, इनके होने से, इनके शासन ने पूरे जो है समुदाय के विभिन्न भागों को जो है एकजुट कर दिया। सभी धर्मों के लोग, सभी लोग जो है एकजुट होकर के एक साथ आए, और एकजुट होने के बाद जो है सभी समुदाय के लोगों ने एकजुट होने के बाद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई,
और मध्यम वर्ग के लोग भी जो है राष्ट्रवाद को प्रमुख वाहक तो यही थे, मध्यम वर्ग लोग ही जो है राष्ट्रवाद के प्रमुख वाहक थे और उन्होंने ही स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो है एक अभियान चलाया, इसकी अगुवाई की। मध्यम वर्गीय लोग ही जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक अभियान चलाया, एक तरीके से शुरुआत, एक जागरूक किया, लोगों को जागरूक करने का काम किया और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और औपनिवेशिक जो है हस्तक्षेप जो भी हो रहे थे, है ना, तो इसमें जो धर्म जाति के आधार पर जो समुदाय थे वो सभी जब एकजुट हो गए, तो इनके एकजुट होने से ही देखा जाए तो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो अभियान चलाया गया, जो मध्यम वर्गीय लोग अगुवाई कर रहे थे, सभी लोग एकजुट होकर के जो है इनसे उपनिवेशवाद से जो है निजात पाए। और ये जो हमारा समाजशास्त्र है एक ऐसा विषय है कि हम सभी लोग समाज के बारे में कुछ न कुछ तो जानते हैं और इस समाजशास्त्र के बारे में हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अन्य विषय तो हम लोग जाहिर सी बात है कि अन्य विषयों की अपेक्षा हम समाजशास्त्र के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये समाज से ही हमको ये नॉलेज मिलना है, ठीक है। इसके लिए हमें घर और विद्यालय जाने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें हमको समाज से ही मिल जाती हैं, है ना। तो अब हम इसी समाजशास्त्र में ये देखिए कि इसके अभी इस समाज के लिए हमने ये इंट्रोड्यूस कराया, इंडियन सोसाइटी से हमने आपको इंट्रोड्यूस कराया कि इसमें क्या क्या है कि औपनिवेशवाद जो था, इनके आने से भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा और हमारे जो समाज में विभिन्न प्रकार की असमानताएं थीं, भेदभाव थे, छुआछूत और धर्म, जाति, राजनीति, सारी चीज़ें जो थीं, लोग अलग अलग धड़ में बटे हुए थे, समुदाय में बटे हुए थे, रहते ही थे यहाँ पर सबको। ऐसा नहीं था कि एकजुटता नहीं थी, लेकिन अपने अपने ग्रुप को लेकर के, ग्रुप यानी कम्युनिटी को लेकर के एकजुटता जो थी, बस देश को लेकर के, राष्ट्रीयता को लेकर के एकजुटता नहीं थी, जो अब आपको एकजुटता जो है यहाँ पर औपनिवेशवाद के आ जाने के बाद से आपको यहाँ पर जो है एकजुटता देखी। और यहीं पर समाजशास्त्र में कुछ जो समाजशास्त्र में जो मानव विज्ञानियों ने एक फंक्शन यानी कि कार्य शब्द को लिया, जो जीव विज्ञान शब्द से लिया गया है। और जो ये जो कार्य फंक्शन शब्द है, ये जो कार्य है, ये जो जीव विज्ञान से लिया गया, ये कुछ इसका प्रयोग क्यों किया गया? प्रयोग इसलिए किया गया कि जैविक प्रक्रियाओं के लिए, शारीरिक रचना की रखरखाव के लिए, है ना, और समाज में निरंतरता के लिए जो है निरंतरता और समाज में अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक इस तरीके से ये जो फंक्शन वर्ड यूज किया गया। आइए देखते हैं कि फंक्शन वर्ड क्यों यूज किया गया, ठीक है। तो ये जो समाजशास्त्र के मानव विज्ञानी हैं, तो इन्होंने एक फंक्शन वर्ड लिया, जिसका प्रयोग जो है कह सकते हो कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए। ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी जाहिर सी बात है कि बायोलॉजी से ही लिया गया है, और फिजिकल जो शारीरिक रचना के रखरखाव हेतु किया जाना था, और समाज की जो निरंतरता, अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, है ना, समाज में निरंतरता और अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कई कार्य जो है किए गए थे जो आवश्यक हैं, जैसे कि समाज में जो है सदस्यों की नियुक्ति करना, विशेषज्ञता का होना, सेवाओं तथा उत्पादन तथा वितरण का होना, आदेश का पालन करना। भाई समाज अगर है तो समाज में कुछ व्यक्तियों को ऐसा रखा जाता है कि भाई जैसे पंचायत वगैरह होता है, तो उसमें जैसे एक गांव है, गांव का समाज है, गांव के समाज में एक भाई प्रधान होता है। कोई भी अगर प्राइमरी लेवल पे झगड़ा लड़ाई होता है तो कोशिश ये होता है कि वहीं निपटारा हो जाए, वहीं समझौता हो जाए आपस में ही। गांव के मुखिया होते हैं, कोई भी एक समाज है, किसी भी समाज तो वही अलग अलग, भारत समाज में भी अभी कई जो है विभिन्नताएं हैं। तो
समाज में एकता को बनाए रखने के लिए हम देखते हैं कि कई लोगों की ऐसी नियुक्ति होती है, कई सदस्यों की ऐसी नियुक्ति होती है जो स्पेशलिस्ट होते हैं, और समाज में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो सब लोग मिल बांट करके एक दूसरे का जो है कार्य कर लेना। फिर उसमें एक जो मुखिया होता है उसके आदेशों का भाई पालन भी होना, है ना। और एक इसी में एक सामाजिक संरचना है जो कई प्रकार की चीज़ें इसमें शामिल हैं, जैसे महिला तथा पुरुष, वयस्क और बच्चे, ये सभी जो है सामाजिक संरचना में शामिल हैं। विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक कार्य, धार्मिक समूह, है ना, विभिन्न धर्मों के समूह के लोग भी जो है सामाजिक संरचना में शामिल होते हैं। माता पिता, बच्चे, विभिन्न समूहों के बीच जो है आपसी संबंध का होना। अंत में समाज के सभी अंग मिलते हैं इसमें और एक अवधारणा सी बन जाती है। तो आइए हम देखते हैं, और इसके बीच में और हेडिंग, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आपको जो है आगे बताने, इसी में और पॉइंट्स कुछ आपको बताने जा रहे हैं। और जो हमने आपको बताया कि कैसे एक सामाजिक संरचना है, तो सामाजिक संरचना में कौन कौन से लोग शामिल हैं, किसका किसका होना जरूरी है, जो महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने बताया कि